बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है हम साद उस्मान के साथ रिवीजन का एक सेशन कर रहे हैं। तो आज हम फ़िज़िक्स का यूनिट 11 देखेंगे और उसका पहला एसएलओ कवर करेंगे। क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के साथ। तो देखते हैं पहला एसएलओ है यूज़ द टर्म्स फॉर द चेंजेस इन स्टेट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सबसे पहले एसएलओ में हमसे कहा जा रहा है कि उन टर्म्स से मुतारिफ हों जब हम चेंज इन स्टेट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान, तो उन टर्म्स से मुतारिफ हों जिनमें डेपोजिशन और सब्लिमेशन शामिल हो। तो यहाँ पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमारे पास 3 मेन स्टेट्स हैं मैटर की: सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं चेंजेस इन स्टेट। तो उनके हमने सिर्फ यहाँ पर नाम के बारे में जानना है। जब हम लोग जाएंगे सॉलिड से लिक्विड में तो उसको कहा जाता है मेल्टिंग, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। लेकिन जब हम उलट जाएंगे यानी फ्रॉम लिक्विड्स टू सॉलिड्स तो उसको कहा जाता है फ्रीजिंग। तो ये सिंपली नाम है। जब हम लोग जाएंगे फ्रॉम लिक्विड्स टू गैसेस तो इसको कहा जाता है बॉइलिंग। और जब हम लोग जाएंगे गैसेस से लिक्विड्स में तो इसको कहा जाता है कॉन्डेंसेशन। तो ये 4 हो गई चेंजेस ऑफ स्टेट। इसके अलावा टोटल 6 चेंजेस ऑफ स्टेट्स हैं, 2 और हैं और वो हैं सॉलिड्स और गैसेस के दरमियान। तो हम लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस में भी जा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, और हम लोग डायरेक्ट गैस से सॉलिड में भी आ सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेपोजिशन। तो ये हमारे पास 6 तरीके हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स के और ये उनके नाम है। नेक्स्ट एसएलओ। जी, अब हमारा जो नेक्स्ट एसएलओ है दैट इज एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, liquids and gases. This includes stating the relative order of magnitudes of the expansion of solids, liquids and gases. सबसे पहले इस एसएलओ में जो एक चीज़ की बात हुई है, काइनेटिक थ्योरी फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है केटीएम, वो सिर्फ ये कहती है कि हर मैटर कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है जो कांस्टेंट मोशन में है। तो सिंपली इस थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी कहा जाता है। अब इसकी बुनियाद पर हम लोग इस एसएलओ में कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन का बुनियादी मतलब ये है कि चेंज, और यहाँ बुनियादी तौर पर एक्सपैंड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है जिसके अंदर आपके पास इस तरह के पार्टिकल्स होंगे टाइटली पैक्ड, जब भी आप किसी मैटर को, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जब आप उसको हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। और जब वो और तेज़ी से मूव करेंगे तो वो एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करेंगे और इसकी वजह से वो थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। और इससे जो आपका ओवरऑल मैटर है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप पानी को चूल्हे पे रखेंगे तो थोड़ी देर बाद उस पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से कोई चीज़ एक्सपैंड कर गई है और इसी तरीके से टेम्परेचर कम करने की वजह से कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, यानी कि कोई चीज़ छोटी हो गई है। तो इस फिनोमेनन को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है थ्रू थर्मल थ्योरी फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो वो यही है कि ये जो आपके पास थ्योरी है इसके मुताबिक अगर पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में हैं तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो कांस्टेंट मोशन रैंडम मोशन बढ़ जाएगा और उस रैंडम मोशन के बढ़ने की वजह से वो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कौन सी कितनी ज़्यादा होगी? तो सबसे ज़्यादा हमारे पास गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन होगी, उससे कम हमारे पास लिक्विड्स की थर्मल एक्सपेंशन होगी और सबसे कम हमारे पास सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन होगी। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, गैसेस में पार्टिकल्स पहले ही थोड़े थोड़े दूर हैं तो उनके लिए और दूर जाना और आसान है। लिक्विड्स में थोड़े से करीब आ जाते हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सॉलिड्स में बहुत ही मुश्किल है पार्टिकल्स का दूर दूर जाना, इसे काफ़ी कम थर्मल एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स में। नेक्स्ट।
जी, तो नेक्स्ट एसएलओ इज़ एनालाइज़ द एप्लीकेशंस एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो यहाँ पर हमें बस ये कहा जा रहा है कि रियल लाइफ में हमें कुछ एप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, जिससे हमें समझ आए कि ये वाकई में एक रियल चीज़ है। तो सबसे पहला इसका जो रियल लाइफ में एक एप्लीकेशन है वो आप थर्मोमीटर्स में देखते हैं। थर्मोमीटर्स में आपके पास मरकरी होती है बल्ब में, जो कि टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड करती है, तो जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर जगहों पर बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स सिर्फ ये हैं कि दो मेटल्स होंगे, तो ये होगा मेटल नंबर ए और फिर एक दूसरा मेटल होगा मेटल नंबर बी, और इन दोनों को साथ टाइटली जोड़ दिया जाएगा। जब आप इसको गर्म करेंगे तो चूंकि दोनों मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स है वो ये भी डिपेंड करेगी उस सॉलिड पर, तो वो आपके पास बेंड कर जाएगा, वो बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड कर जाएगी और उस स्ट्रिप में बेंड करेगी जो सॉलिड कम एक्सपैंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला सॉलिड कम एक्सपैंड करता है और ये वाला सॉलिड बी ज़्यादा एक्सपैंड करता है, तो ये उस तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो इसको आप स्विचेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास कोई ऐसा सर्किट है, ये आपके पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है और इधर आपके पास नीचे कोई टेम्परेचर, जब कोई किसी खास टेम्परेचर तक ये पहुंचे तब आप चाहते हैं ये स्विच ऑन हो। तो फॉर एग्जांपल अब जब काफ़ी ये हॉट हो जाए तो आप चाहते हैं ये सर्किट ऑन हो जाए। तो हो सकता है जब ये हॉट हो तो ये इस तरह से बेंड कर जाए, चूँकि बायोमेटालिक स्ट्रिप है, और ये आपके पास सर्किट ऑन हो जाए। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को आप स्विचेज़ में यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास इसका एक और एप्लीकेशन आप देखेंगे तो अक्सर रेलवेज़ के अंदर थोड़ी सी गैप्स होती हैं, जॉइंट गैप्स। तो अगर आपके पास ये एक रेल रोड के अंदर ये अगर उसके पीसेस हैं, ये एक पीस है तो इसके बाद थोड़ी सी गैप होगी और फिर दूसरा पीस लगाया जाएगा। तो इसका रीज़न ये है कि अगर कभी बहुत गर्मी हो तो ये थोड़े से एक्सपैंड करना चाहें तो ये इजीली एक्सपैंड कर सकें, इनके पास इतनी जगह हो, ये एक्सपैंड करें और इनमें क्रैक ना आए। और इसी तरीके से आप देखते होंगे कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर थोड़ा सा सैग रखा जाता है। तो अगर ये दो लाइंस हैं तो इनके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से ये सैग रखा जाएगा, थोड़ी सी इनको ढील दी जाएगी कि अगर कभी सर्दी में ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ये फंसे मत। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं कि कहीं हमारे पास कोई मसला ना आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर हम ये गैप्स ना रखें, रेल्स क्रैक कर सकती हैं, अगर हम ये सैग ना रखें तो ये पावर लाइन्स टूट सकती हैं। तो हमारे पास ये कई एप्लीकेशन हैं और कई इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और एप्लीकेशन है, जब कभी कोई ढकना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो हम अक्सर उसको गर्म पानी में रखते हैं थोड़ी देर तक के लिए, ताकि वो थोड़ा फूल जाए और हम उसे आसानी से खोल सकें। फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी को लिड ओपनिंग में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट एसएलओ है एनालाइज मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट असल में हमें कह रहे हैं कि हमने ये चार छः में से चार जो चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर है उनको एनालाइज करना है। मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, बॉइलिंग एंड कॉन्डेंसेशन। सॉलिडिफिकेशन बुनियादी तौर पर वही फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि कैसे एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि एक चेंज, जब एक आपके पास चेंज ऑफ स्टेट होता है तो उसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पार्टिकल था, फॉर एग्जांपल लिक्विड का, और इसने अब जाना है गैस में, यानी इसने बॉयल होना है तो एक चेंज ऑफ स्टेट होना है। अब काफ़ी देर तक जब हम इसको गर्म करते रहेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी और पार्टिकल्स और तेज़ होते रहेंगे। तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो कि काइनेटिक एनर्जी ही है वो भी बढ़ती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब अब उसने अपनी स्टेट को चेंज करना है, तो अब एट दिस पॉइंट जो आप हीट अप्लाई करेंगे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में नहीं जाएगी, बल्कि अब इनके दरमियान जो गैप्स हैं, और ये गैप्स पहले भी बढ़ रही थी लेकिन अब सिर्फ गैप्स बढ़ाने में आपकी एनर्जी जाएगी, यानी इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में आपकी एनर्जी अब तमाम की तमाम एनर्जी जाएगी और ये एकदम से बहुत दूर होंगे और ये आपके पास फ्रॉम लिक्विड टू गैस तब्दील हो जाएगा। और जितनी देर में ये तब्दील हो रहा होगा उतनी देर में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
फॉर एग्जांपल वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट है। और उसके बाद जब ये एक बार गैस में तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो अगर हम लोग अक्सर फॉर एग्जांपल हम आइस की अगर एक हीटिंग कर्व ड्रॉ करें, तो हमने आइस ली फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस से हमने आइस ली, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो ये विद टाइम है हीटिंग कर्व, और ये हमारे पास है टेम्परेचर। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, इसको आग इसके नीचे आग जलाई, तो पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, अभी ये सॉलिड है। लेकिन एक पॉइंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब ये अब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इसका आपके पास मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, तो अब ये मेल्ट होगा। तो यहाँ पर आपके पास मेल्टिंग हो रही है, और थोड़ी देर तक के लिए, जितनी देर में ये मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये फिर तब्दील हो जाएगा लिक्विड में, और फिर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और फिर थोड़ी देर बाद आपके पास जब ये पहुँच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो अब फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो कि होगी बॉइलिंग, एंड देन ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू गैस, और फिर आगे चल पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये मैकेनिज़्म वर्क करेगा। जी, नेक्स्ट SLO is state the melting and boiling temperatures for water at standard atmospheric pressure. यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, वो हमें कह रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर आपको पता हो वाटर के स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये हमने पिछली हीटिंग कप में भी देखा। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो होता है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, STP पर, जो कि है तकरीबन 1 ATM का प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस। इस पर आपके पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस, और जो मेल्टिंग पॉइंट है या मेल्टिंग टेम्परेचर है वो है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर के लिए वैल्यूज़ हैं। जी, next SLO is describe qualitatively the thermal expansion of solids, linear and volumetric expansion. तो इधर वही हमने इसके बारे में पहले ही बात की, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर उन्होंने दो टाइप्स दी हैं, लीनियर, सबसे पहले हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास कोई मेटल की रॉड है या कोई भी सॉलिड की रॉड है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो एक जो इसकी एक्सपेंशन होगी वो इसकी होगी इन लेंथ वाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन फॉर सॉलिड्स। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेल्टा एल, आपके पास जो है ये आपके पास ओरिजिनल लेंथ थी एल, डेल्टा एल आपके पास लीनियर एक्सपेंशन है, ये एक लेंथ में हो रही है। मे बी फिर डेल्टा टी जो कि आप गए हैं T2 से T2 पे गए हैं T1 से, तो ये आपके पास आपकी लीनियर एक्सपेंशन होगी। यहाँ पर वैसे उन्होंने क्वालिटेटिवली बात की है, यानी कि हमें किसी क्वांटिफिकेशन में नहीं जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करनी है। लेकिन हमारी बुक में एक क्वांटिटेटिव चीज़ भी है, उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, और वो है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर सॉलिड्स। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको हम डोनेट करते हैं अल्फ़ा से, वो यहाँ पर सिर्फ ये कहता है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो आप कोई भी परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, फ्रैक्शनल डेल्टा एल नहीं, फ्रैक्शनल लीनियर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो ये आपका अल्फ़ा होगा। फ्रैक्शनल लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब है, उसका मतलब इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ है आपके पास आपकी जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि आपने एक फ्रैक्शन में बता दिया है कि कितनी आपकी लेंथ में चेंज आया है। उसको जब आप डेल्टा टी कर देंगे, यानी कि पर 1 डिग्री जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री सेल्सियस, उसको आप लोग अपना लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहेंगे, जिसके ऑफ कोर्स यूनिट्स होंगे पर केल्विन या पर सेल्सियस। तो यह पास एक तरीका है नापने का कि कितनी आपके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होगी एक सॉलिड के लिए, जो कि हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होगा। आपकी फ्रैक्शनल लीनियर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द डेल्टा टी। इसके बाद आपके पास सॉलिड्स के अंदर ही आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब जाहिर है सॉलिड सिर्फ एक तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वो तीनों तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है 3D. 3D में कुछ इस तरीके से, तो ये सिर्फ
इस तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये उस तरफ भी बढ़ेंगे लेंथ में और इस तरफ भी बढ़ेंगे। तो 3 जो यानी कि एक्स एक्सिस में भी बढ़ेंगे, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी, तीनों डायमेंशंस में बढ़ेंगे जी। तो ओवरऑल आपके पास वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगी। तो इस वजह से हमारे पास ओवरऑल हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्योंकि आपके पास जो ओवरऑल, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था लीनियर, ओवरऑल आपके पास, इसको हम लोग बीटा कहेंगे, ओवरऑल आपके पास पूरे वॉल्यूम में चेंज आएगा सॉलिड्स का। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब बीटा सिर्फ और सिर्फ होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी कि अब हम लोग कहेंगे कि जितना टोटल वॉल्यूम में चेंज आया है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, वो आपके पास आपका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका यूनिट भी पर केल्विन होंगे। और एक रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट वही है कि जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा 3 अल्फा के। तो जाहिर सी बात है ये चूँकि तीनों तरफ है, तो अगर आप लोग अपने लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बीटा के बराबर आता है। और ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि ये सिर्फ आइडियल कंडीशंस के लिए। आमतौर पे जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी तीनों डायरेक्शंस में वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में कम ही हो सकती है। लेकिन एक आइडियल कंडीशन में और एक अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे बीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 अल्फा। ओके, नेक्स्ट SLO। जी, the next SLO is explain the thermal expansion of liquids, real and apparent expansion. पहले हमने बात की थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स है। और इससे पहले हमने जो कोफिशिएंट्स पढ़े हैं ये लिक्विड्स में भी होते हैं, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए नहीं है, लेकिन सॉलिड्स के लिए इनके आमतौर पर पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो बात है वो रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन की है। तो जब भी हम लोग किसी लिक्विड के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो उसकी है रियल एक्सपेंशन, जितना वो रियली में एक्सपैंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लिक्विड है, तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्चुअली में जो उसके वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होगी वो उसकी रियल एक्सपेंशन है। लेकिन जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं तो हमें अपेरेंट एक्सपेंशन नज़र आती है, जो कि एक्चुअली में थोड़ी सी कम होती है रियल एक्सपेंशन से। अब उसका रीज़न ये है कि लैब एक्सपेरिमेंट्स में लिक्विड को अकेले लिया नहीं जा सकता, उसको हमेशा किसी कंटेनर के अंदर लेना होगा। तो एक्चुअली में वो कंटेनर भी एक्सपैंड कर जाता है, इस वजह से एक्सपेंशन को रियली नोटिस करना मुश्किल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लास्क टाइप चीज़ है और इसके अंदर हमारे पास हमारा लिक्विड मौजूद है। हम लोग एक लेवल नोट करते हैं L1, ये लिक्विड का इनिशियल लेवल है। लेकिन इसके बाद हम लोग नीचे आग जलाते हैं और अब हम लोग ने अपनी एक्सपेंशन नापनी है। सबसे पहले चूँकि आग गिलास तक पहुँचेगी, कंटेनर तक पहुँचेगी लिक्विड से पहले, तो पहले एक्चुअली में कंटेनर एक्सपैंड कर जाएगा लिक्विड से भी पहले थोड़े से टाइम के लिए। तो आपके पास जो लिक्विड का लेवल है वो शुरू में थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। आप देखेंगे जब आप नीचे आग जलाएंगे थोड़ा सा लिक्विड का लेवल नीचे ड्रॉप कर जाएगा। लिक्विड का लेवल हो सकता है इधर पहुंच जाए, लिक्विड उतना ही है, लेकिन हुआ सिर्फ ये है कि ग्लास नीचे से और एक्सपैंड कर गया है, ग्लास में और कैपेसिटी आ गई है। तो इस वजह से आपकी थोड़ी कैलिब्रेशन में मसला आ जाएगा और लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो इनिशियली आपने देखा तो L1 था, लेकिन अब L2 हो चुका है और अब इसके बाद हीट पहुंचेगी लिक्विड तक और अब असल में लिक्विड एक्सपैंड करेगा और पहुंच जाएगा फॉर एग्जांपल L3 तक। तो आपको जो एक्सपेंशन नज़र आएगी वो सिर्फ L1 से L3 के दरमियान होगी, तो इसको हम लोग अपेरेंट एक्सपेंशन कहेंगे। लेकिन जो रियल एक्सपेंशन हुई है वो L3 और L2 के दरमियान हुई है, तो ये हम आपके पास रियल एक्सपेंशन है। और यहाँ पर आपके पास फार्मूला है कि जो रियल एक्सपेंशन होगी इन दोनों के दरमियान वो आपके पास इक्वल होगी अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। तो जब आप जो कंटेनर जितना एक्सपैंड किया है, मज़ीद लिक्विड को अलाउ कर रहा है अपने अंदर रहने के लिए, उसको भी जब आप एडअप करेंगे तो आपके पास रियल एक्सपेंशन आ जाएगी। और एक्चुअली में यही चीज़ कोफिशिएंट्स के साथ भी की जाती है। आपके पास जो रियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है गैमा R से, यह आपके पास इक्वल होगा गैमा A प्लस गैमा C। यानी कि जो आपके पास एक्सपेंशन कोफिशिएंट है असली वाला
वो आपके पास अपेरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट प्लस जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है कंटेनर का, उसके बराबर होगा। नेक्स्ट। जी, next SLO is analyze the pressure and the changes in pressure of a gas in terms of particles. The forces exerted by particles colliding with surfaces creating a force per unit area. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एनालाइज द सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एनालाइज द प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी कि एक गैस का प्रेशर क्या है, सबसे पहले इसको एनालाइज किया जाए। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास कुछ गैस मौजूद है, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते रहेंगे आपके कंटेनर के साथ, जो कि सॉलिड्स के लिए ऐसा नहीं होगा। सॉलिड्स एक जगह फिक्स रहेंगे और लिक्विड्स के लिए भी ऐसा नहीं होगा। लिक्विड्स के पार्टिकल्स चूँकि एक जगह पर ही रहेंगे, वो उस तरीके से आपके पास आपकी सरफेस का टकराते नहीं रहेंगे। लेकिन गैस चूँकि इतनी ज़्यादा फैली हुई है, वो पूरे कंटेनर के एरिया वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वो हर वक्त टकराती रहती है कंटेनर की वॉल्स के साथ। तो वो कंटेनर की वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसको हम लोग गैस का प्रेशर कहते हैं। अब वो गैस का प्रेशर वही फार्मूला है, P = F / A। और हमारे पास यहाँ से गैस का प्रेशर आ रहा है और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे पार्टिकल्स की टर्म्स में कि वो प्रेशर चेंज कैसे होगा। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद सरफेसेस क्रिएटिंग अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो यहाँ से तो आपके पास आपका प्रेशर आ रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स उस प्रेशर में चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा दें, पार्टिकल्स का जो नंबर है वो कैसे डिपेंड करेगा। तो ऑफ कोर्स जितना आपके पास ज़्यादा पार्टिकल्स का नंबर होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रेशर होगा, बाकी तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास पार्टिकल्स होंगे, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली जो फोर्स है आपके पास ओवरऑल वो बढ़ जाएगी, तो आपके पास प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें टेम्परेचर, बाकी तमाम चीज़ों को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो उससे अब आपके पास अगेन जो फोर्स उन पर लगेगी, एक तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी और जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी कोलिजन्स की, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगेन टेम्परेचर के साथ भी आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग वॉल्यूम को देखें और अगर हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें या वॉल्यूम को डिक्रीज़ करें, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके प्रेशर के साथ, क्योंकि आप जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जगह थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अब कोलिजन्स उतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि अब इंटरनली जगह ज़्यादा हो जाएगी और इसी तरीके से आपका जो अब प्रेशर है वो कम हो जाएगा और इसी तरीके से वॉल्यूम को कम किया जाए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट। आप महसूस कर रहे होंगे कि कितने अच्छे अंदाज से ये ब्रीफली एसएलओज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लिक्विड से गैस में जाने के अमल को कहा जाता है बॉयलिंग। लेकिन बॉयलिंग सिर्फ और सिर्फ बॉयलिंग पॉइंट पर होगी। बॉयलिंग एक थॉरो ट्रांसफ़र होगा लिक्विड का गैस में, जो कि सिर्फ तभी होगा जब बॉयलिंग पॉइंट पर आपके पास कोई भी चीज़ बनेगी। लेकिन क्या लिक्विड से गैस में तब्दील सिर्फ बॉयलिंग पॉइंट पर होता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई गिलास के अंदर पानी छोड़ेंगे इवन एट रूम टेम्परेचर, तो थोड़े दिनों बाद, काफ़ी टाइम बाद, आखिरकार वो लिक्विड भी गैस में तब्दील हो जाएगा और वो पानी कम हो जाएगा। तो वो आपके पास होता है एवेपोरेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास कुछ लिक्विड मौजूद है। अब होता सिर्फ ये है कि अगेन हमें पता है ये थ्रू काइनेटिक थ्योरी के ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो हैं ये रैंडम मोशन में हैं। कभी-कभी आपके पास जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं, नीचे के पार्टिकल्स को हम अब इवेपोरेशन के अंदर भूल जाएँगे, लेकिन जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं, कभी-कभी किसी पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ ही जाएगी, क्योंकि इन्होंने वेपर में तब तब्दील होना है जब ये पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि ये ऊपर से जो वेपर प्रेशर है और जो इंटरनल अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके हवा में एस्केप कर जाएँ। तो कभी-कभी किसी एक पार्टिकल के पास एकदम से वो एनर्जी आ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हो सकता है नीचे से किसी पार्टिकल ने आकर उसको बम्प किया है, हो सकता है उसको कहीं से हीट मिली है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन पार्टिकल्स के पास वो एनर्जी आती जाएगी
और वो पार्टिकल्स हवा में एस्केप करते जाएंगे। तो ये इसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे कि इवन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट कुछ पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस एस्केप करेंगे। नीचे से तो ये होगा नहीं, नीचे से एस्केप कर नहीं सकेंगे। ऊपर से कभी कभी कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो एस्केप कर सकें, तो वो सरफेस के ऊपर से एस्केप कर जाएंगे। तो स्लोली स्लोली सरफेस के ऊपर से आपके पास लिक्विड जो है वो एस्केप करता जाएगा इनटू गैस, और लिक्विड अगर उस गैस में ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन। लेकिन ये ओनली फ्रॉम सरफेस होगा और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आया तो तमाम के तमाम पार्टिकल्स के पास खुद ब खुद नीचे से हीट से इतनी एनर्जी आती जाएगी और वो एकदम विद बबलिंग एकदम वेरी फास्ट जो है वो चले जाएंगे हवा में। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा और ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। तो यहाँ आपके पास बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क है। बॉइलिंग आपके पास एक फास्ट प्रोसेस है, इसमें बबल्स होंगे और ये बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। इवेपोरेशन ओनली फ्रॉम सरफेस होगा, बॉइलिंग और थ्रू आउट द लिक्विड होगा। नेक्स्ट जी, the next SLO is describe evaporation in terms of particles, in terms of the escape of more energetic particles from the surface of a liquid. तो ये अगेन उसी चीज़ पर हैं जो हमने पहले बात की कि इवेपोरेशन है क्या, अब उसको डिस्क्राइब करने की बात की जा रही है। तो यही कि आपकी सरफेस के ऊपर से जो ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे, इसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे और उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। तो वही बात है जो हमने पहले की। नेक्स्ट जी, आज के सेशन का ये लास्ट SLO है, फिर इंशाल्लाह बाकी SLOs कल कवर करेंगे। The SLO is analyze how temperature, humidity, surface area and air movement over a surface affect evaporation. तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया और एयर मूवमेंट। इससे होती हुई जो इवेपोरेशन हो रही है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी ये फैक्टर्स इवेपोरेशन को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा कंटेनर और इसके अंदर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, कोई लिक्विड मौजूद है और इसके हमारे पास ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये 4 फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट करेंगे जो ऑन गोइंग इवेपोरेशन होगी, नॉर्मल इवेपोरेशन। कुछ पार्टिकल्स को एकदम से कहीं से एनर्जेटिक इतना वो एनर्जेटिक हो गया वो एस्केप कर जाएगा इनटू वेपर हवा में। तो ये इवेपोरेशन पर सबसे पहले टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर के साथ हवा के पास इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। वो कैसे तो बहुत ही सिंपल है कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा चांस है कि किसी पार्टिकल को एनर्जी मिल जाए कि वो हवा में चला जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उस पार्टिकल की ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नीचे से जो पार्टिकल्स को टकरा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इर्द गिर्द का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो वहाँ से भी कहीं से वो हीट अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ओवरऑल एवेपोरेशन बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी आपके पास इन्वर्सली रिलेटेड होगी इवेपोरेशन के साथ। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी बाहर की हवा में उतनी ही इवेपोरेशन कम होगी। और इसका रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा वेपर मौजूद है हवा में। तो अब जब मज़ीद पार्टिकल्स वाटर के या किसी भी लिक्विड के हवा में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा वेपर मौजूद है, तो हवा काफ़ी मुश्किल से उन पार्टिकल्स को मज़ीद एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो पहले ही सैचुरेटेड है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हवा में जाने के लिए, तो इवेपोरेशन कम होगी। इसके बाद सरफेस एरिया, तो ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन तो होनी ही फ्रॉम द सरफेस है। तो जितनी आपके पास ज़्यादा सरफेस होगी, ये जो ऊपर सरफेस है इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। इसके बाद फाइनल है हमारे पास एयर मूवमेंट। तो अब एयर मूवमेंट का ताल्लुक ह्यूमिडिटी के साथ है। जितनी आपके पास ज़्यादा हवा मूव कर रही होगी उतना ही ज़्यादा जितना वेपर आता जाएगा वो वेपर हवा उस वेपर को इसकी ऊपर से दूर लेकर जाती जाएगी, उसको इर्द गिर्द मिक्स कर दी जाएगी। तो वो आपके पास ह्यूमिडिटी को कम रखेगी ऊपर जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिकली जो इवेपोरेशन है वो बढ़ेगी विद एयर मूवमेंट, क्योंकि उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बाहर कम होगी उतना ही कम वेपर होगा बाहर, तो वो आसानी से बाहर आ सकेगी। और जैसे जैसे इवेपोरेशन होती जाएगी तो फिर वेपर बढ़ता जाएगा, तो हवा फिर से उस वेपर को उस कंटेनर के ऊपर से दूर लेके जाती जाएगी। तो एयर मूवमेंट के साथ आपके पास जो है
इवेपोरेशन बढ़ेगी। ओके। Okay, this was all about for today. Thank you. Allah Hafiz.